आपको नई पहलों में बताया था, वोटर कार्ड, जिन लोगों के वोटर कार्ड में नाम होता है, उम्र होती है, पता होता है, तो जिन लोगों के वोटर कार्ड की एंट्रीज में परिवर्तन होगा, उन वोटर कार्ड्स को सूची फाइनल होने के 15 दिन के भीतर भिजवा दिया जाएगा। जहां तक 1, 2 या 3 फेज चुनावों की बात है, हम लोगों ने राजनीतिक दलों की बातें सुनी, सबके प्रॉस एंड कॉन्स हैं और चुनाव आयोग इस विषय पर जल्दी ही निर्णय लेगा। जहां तक वोटर आइडेंटिफिकेशन का बात है, उसके ऊपर चुनाव आयोग के पूर्व में ही निर्गत आदेश है कि वोटर का आइडेंटिफिकेशन चाहे कोई भी हो, उसका किस तरीके से करना है, उन्हीं आदेशों के तहत वोटर आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। आधार, मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा होगा, भरा था कि नहीं? तो इन्यूमरेशन फॉर्म में ही चुनाव आयोग ने आधार कार्ड मांगा था। आधार एक्ट के तहत भी और लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 26 के तहत भी आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं होता, वो ऑप्शनल होता है। आधार का जो होल्डर होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। आधार कार्ड आधार एक्ट के तहत भी न तो जहां आप रहते हैं उसका प्रमाण होता है और न नागरिकता का प्रमाण होता है। ये सेक्शन 9 आधार एक्ट का इस विषय में स्पष्ट है। अगर आपने किसी ने भी 2023 के बाद अगर अपना आधार बनवाया हो या 2023 के बाद अगर आपने डाउनलोड किया हो, तो आधार कार्ड स्वयं माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के अंतर्गत यह भी कहता है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और आधार एक्ट के तहत आधार न तो जन्म तिथि का प्रमाण माना जा सकता है, न आपके रहने की जगह का प्रमाण माना जा सकता है और न नागरिकता का प्रमाण माना जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा और हम उस आदेशों का पालन भी कर रहे हैं कि आधार कार्ड लेना चाहिए। हम भी आधार कार्ड इन्यूमरेशन फॉर्म में भी ले रहे थे और अभी भी ले रहे हैं, और जो 11 डॉक्यूमेंट्स थे उसमें वो 12वां हो तो भी ठीक है। लेकिन यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कही है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग भारत में मतदाता सूची तैयार करता है, विधानसभा चुनाव के लिए भी और लोकसभा चुनाव के लिए। और संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार किसी भी मतदाता की पात्रता की पहली शर्त है कि वो भारत का नागरिक हो, उस बूथ के आसपास का निवासी हो और 18 वर्ष के ऊपर। तो 18 वर्ष के ऊपर की आयु का प्रमाण आधार नहीं होता। जिस इलाके में आप रहते हैं, जहां आपकी रिहाइश है, जो पता आपका आधार कार्ड में लिखा होता है, वो आधार एक्ट के अनुसार वो उसका प्रमाण नहीं होता। आधार एक्ट का सेक्शन 9 ये कहता है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार पहचान का प्रमाण है और पहचान भी आवश्यक है कि आप हैं, और आधार आवश्यक भी है पहचान के लिए। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्टों के आदेशों के तहत और आधार एक्ट के तहत जो भी मतदाता अपना आधार देगा वो चुनाव आयोग स्वीकार करेगा। लेकिन पात्रता, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है,
पात्रता के लिए अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है। जहां तक मोहनपुर गांव में एक विषय भाई ने रेज किया था, तो मैं सीईओ बिहार से कहना चाहूंगा कि इसकी जांच करवा लें कि इसकी सत्यता क्या है, और जो भी पारदर्शी तरीके से उस सत्यता का क्रियान्वयन हो सकता है उसको समय परिधि के भीतर कर दें, नॉमिनेशन के 10 दिन से पहले। एक और विषय आया कि कितने नाम कटे। जितने भी नाम कटे आप सबको पता है। हर ईआरओ ने जब अपनी विधानसभा की सूची शुद्ध की और उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड रहा, और उसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर तक वेरिफिकेशन का पीरियड रहा, पूरे प्रदेश में लगभग पहले 65 लाख और अब 3.66 लाख नाम कटे हैं, जो कि अयोग्य मतदाताओं के हैं। और ये अयोग्यता ईआरओ के अनुसार, चूंकि ऐसे मतदाता अपात्र थे, एलिजिबल नहीं थे, उनके काटे गए, और इनके ऊपर अपील जिला मजिस्ट्रेट के पास अभी भी उपलब्ध है। अगर किसी को भी शिकायत हो तो वो जिला मजिस्ट्रेट के पास अपील कर सकता है। जहां तक इनकी सूचियों की बात है, आप सबने देखा होगा कि जिला कलेक्टर के स्तर पर हर राजनीतिक पार्टी के जिला अध्यक्षों को वह सूची सबके सामने खुले तौर पर उनके खुद के टेस्टिमोनियल से दे दी गई है, और आशा है कि वो लोग जांच करेंगे, और अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो वो कंसर्न ईआरओ को बतलाकर उसमें शुद्धिकरण करवाएंगे। जहां तक संख्या की बात है, हर ईआरओ और हर जिलाधिकारी ने सारी संख्याएं जो कटी हैं वो हर पॉलिटिकल पार्टी को दे दी, और वो पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी का विषय है कि जिस तरह से हमने ये निवेदन किया है कि आप हर पोलिंग स्टेशन पर अपने पोलिंग एजेंट नामित करें, काउंटिंग के लिए अपने काउंटिंग एजेंट नामित करें, उसी तरीके से जो मतदाता सूची है उसका वो परीक्षण कर लें, और कोई भी अगर त्रुटि है तो उसको बताएं। जो मतदाता सूची में नाम कटे वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है उनके भी हैं, जो एक से कई ज्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं, जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था, उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम। जवाब मैं पहले दे चुका हूं कि जिन लोगों के पास अपने घर नहीं होते, या जिन लोगों को पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज ने कोई घर का नंबर नहीं दिया होता है, तो या तो आसपास के घर का नंबर देते हैं, और या कई बार 0 लिख देते हैं। इसीलिए इसमें विचलित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब बूथ लेवल ऑफिसर किसी भी व्यक्ति का एन्यूमरेशन फॉर्म लेता है तो उसके ऊपर दावे और आपत्ति जताने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स मौजूद होते हैं। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर 1,60,000 से भी ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स राजनीतिक दलों ने नामित किए। जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव के पहले कराए जाने के निर्णय की बात है, तो अगर आप लोक प्रतिनिधित्व कानून के हिसाब से अगर चलेंगे तो रिवीजन हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग को कराना लॉफुल है, और लॉ के अंतर्गत कराना ही होता है। किसी का ये कहना कि रिवीजन चुनाव के बाद होना चाहिए, वो न्याय संगत नहीं। एक और विषय आया
कि जब हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने घर घर जाकर मतगणना के फॉर्म्स की भरवाई की और ड्राफ्ट सूची में जिन लोगों का नाम आया 1 अगस्त 2025 में, और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों को, सभी बूथ लेवल एजेंट्स को 1 अगस्त से लेकर पहले 1 सितंबर तक अपने दावे और आपत्ति, अर्थात अगर किसी का नाम छूट गया है तो बताने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अखबारों में ऐड दिए गए, और इसी तरीके से अगर किसी अयोग्य आदमी का नाम अंदर चला गया है तो फॉर्म 7 भरने के बाद उसका नाम कटवाने की अर्जी देने के लिए कहा गया। ये कार्य 1 सितंबर को पूर्ण हुआ। चूंकि शायद और वास्तव में हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने काफी अच्छा काम किया था, तो बहुत अधिक न तो दावे आए न आपत्तियां आई, और अगर आई भी तो लोगों ने अपना नाम कटवाने के लिए दी, शायद क्योंकि उन्हें तब तक इस बात का काफी अवेयरनेस हो चुकी थी कि आपका वोट सिर्फ एक जगह होना चाहिए, किसी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ही हो सकता है। 1 सितंबर के बाद नॉमिनेशन के लास्ट दिन से 10 दिन पहले तक अभी भी समय मौजूद है। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक दल को ये लगता है कि कोई योग्य मतदाता छूट गया है या किसी अयोग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, तो वो अपने दावे और आपत्ति जारी कर सकता है, और उनके द्वारा मिले हुए दावे और आपत्तियां ईआरओ लेवल पर उनका निस्तारण किया जाएगा, और नॉमिनेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद चुनाव खत्म होने तक फिर वो सूची फ्रीज हो जाती है। अभी समय बाकी है। जहां तक खर्च की लिमिट की बात है, खर्च की लिमिट के इंस्ट्रक्शंस चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जा चुके हैं। हर जिले में एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति की गई है, जो कि राजस्व सर्विसेज से होंगे, और वो एक्सपेंडिचर का लेखा ब्यौरा रखेंगे। क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप कैसे भी प्रत्याशी हो, कमीशन के निर्देशों के अनुसार जो भी प्रक्रिया का पालन करना है आपको अखबार में बताना है, या पब्लिक को बताना है कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो बताना अनिवार्य है। पंजीकरण अधिकारी जो कि एसडीएम स्तर के होते हैं, जो मतदाता सूची होती है उसको बनाने की जिम्मेदारी ईआरओज की होती है। बिहार के 243 हर विधानसभा में एक ईआरओ होता है, और उन्होंने मिलकर बीएलओज के साथ मिलकर 243 ईआरओज 90,217 बीएलओज ने मिलकर काफी वर्षों के बाद, लगभग 22 वर्षों के बाद मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य किया। अगर ईआरओ के निर्णय में किसी का मत, किसी का नाम अगर वोटर लिस्ट में न आ पाए, या किसी गलत आदमी का नाम आ जाए, तो इसके ऊपर डीएम के पास अपील होती है, और अगर डीएम के डिसीजन में अगर कोई भी त्रुटि किसी भी मतदाता को लगती है तो उसकी अपील चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास होती है। तो इस तरह से विकेंद्रीकृत वैधानिक अधिकारियों के तहत मतदाता सूची बनाई जाती है। इसी तरीके से जब चुनाव होते हैं
तो चुनाव आयोग हर विधानसभा के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त करता है, जिसका कार्य होता है अपने विधानसभा में चुनाव कराना, और जो भी उसका रिजल्ट आता है वो रिटर्निंग ऑफिसर प्रख्यापित भी करते हैं और चुनाव आयोग के निर्देशों का और कानून का अक्षरश पालन करते हैं। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि भारत के चुनाव दो भागों में बटे हुए, एक मतदाता सूची को बनाना और दूसरा चुनाव कराना, और दोनों में विकेंद्रीकृत वैधानिक अधिकार दिए गए ईआरओज और रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, और वो चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, और अगर उनके पालन में कहीं भी त्रुटि हो तो चुनाव आयोग उनको सुपरवाइज, डायरेक्ट और कंट्रोल भी करता है। इन छोटे शब्दों के साथ मेरे ख्याल से मैंने आपको चुनाव के बारे में कुछ जरूर बताया, और आई थिंक वी कैन ओपन। धन्यवाद सर। तो राहुल गांधी ने, नेता विपक्ष हैं, उन्होंने वोट चोरी तक का आरोप लगाया और फिलहाल वो कोलंबिया घूम रहे हैं। ऐसे में आप कितना सीरियस उनके आरोपों को लेते हैं और उनके एटम बम, नाइट्रोजन बम और हाइड्रोजन बम से आयोग कितना घायल महसूस कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन इधर दीजिए। आपने SIR कराया, लेकिन कई सारे, मेरा नाम मनीष है, मैं डिकोडर से हूँ। आपने SIR बिहार में कराया, इतना बड़ा जाइगेंटिक टास्क था। कई सारे इलेक्शन एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, जिसमें आपके फॉर्मर CEC हैं, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा एक्सरसाइज है, इतने बड़ा एक्सरसाइज इलेक्शन बाउंड स्टेट में 4 महीने पहले कराना, ये इलेक्शन कमीशन का इनकम्पिटेंस है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा। दूसरे कई लोगों ने कहा कि ये 50 सालों में चुनाव आयोग के द्वारा सबसे वर्स्ट डिसीजन था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये इनकम्पिटेंस प्लस मोटिवेटेड डिसीजन इसलिए रहा कि इसमें कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को जानबूझकर एक्सक्लूड करने की कोशिश की गई। सो व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस चार्जेस ऑफ इनकम्पिटेंस प्लस मोटिवेटेड डिसीजन? दूसरा मेरा एक ये है कि आपने लेट्स रिस्ट्रिक्ट टू वन क्वेश्चन, वील कम बैक टू यू, नो प्रॉब्लम। इधर इस बारे में बतलाना चाहूंगा। मॉक पोल और 17 हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं द्वारा मतदान होने से पहले एक मॉक पोल होता है, और मॉक पोल में प्रत्याशियों द्वारा नामित पोलिंग एजेंट्स के समक्ष ईवीएम और वीवीपैट, ईवीएम में पोलिंग की जाती है और वीवीपैट से उसका मिलान किया जाता है। मॉक पोल करना आवश्यक होता है, जिससे कि पारदर्शिता का अनुभव हमारे प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स भी कर सके। इसीलिए आपके माध्यम से ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बिहार के आगामी चुनावों में जो जो प्रत्याशी खड़े हों, वो अपने बूथों पर अपने पोलिंग एजेंट्स जरूर नामित करें। इसी तरीके से जब मतदान पूर्ण हो जाता है तो कानून के अंतर्गत उस समय जो पोलिंग एजेंट्स उपस्थित होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ईवीएम में देखते हैं कि टोटल कितने वोट पड़े, और वो फॉर्म 17C में भरने के बाद उन पोलिंग एजेंट्स को देते हैं जो कि वहां उपस्थित होते हैं। तो आपके माध्यम से आगामी प्रत्याशियों को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने पोलिंग एजेंट्स को मतदान शुरू होने से पहले पहुंचे, मॉक पोल अपने आंखों के सामने देखें, और उसी तरीके से मतदान पूर्ण होने पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर से अपना फॉर्म 17C लेकर आएं।